बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टर्की वीज़ा फॉर पाकिस्तानीज़, टर्की वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान, टर्की वीज़ा आफ्टर लॉकडाउन फॉर एवरीवन फॉर ऑल। जी हाँ दोस्तों, तुर्की वो वाहिद मुल्क है लॉकडाउन और इस कोविड के बाद जिसने 19 मई से, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले उसने अपना जो टूरिस्ट वीज़ा है वो शुरू किया है। ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीज़ के लिए तुर्की का वीज़ा ओपन हो चुका है। अब वो लोग जो इन कंट्री से, जो मैंने बताया कि अगर टर्की का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या टर्की वीज़ा फ्रॉम दुबई, यूएई या सऊदी अरब से या ओमान, कतर, कहीं से भी अगर आप टर्की का टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो यकीनन अब ईद के बाद ये बहुत अच्छा वक्त होगा। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त टर्की का जो वीज़ा अप्रूवल रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों के वीज़ाज़ वो रिफ्यूज़ भी हो जाते हैं। उसके लिए अप्रूवल रेट अच्छा होने या ना होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप टर्की का वीज़ा लेना चाहते हैं और आप रिजेक्शन से बचना चाहते हैं, रिफ्यूज़ल से बचना चाहते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ 2-3 बहुत अहम बातें बताऊंगा जिन पर अमूमन लोग तवज्जो नहीं देते हैं। अगर आप वो काम कर लेंगे, उम्मीद है कि टर्की का वीज़ा आप बआसानी हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जब भी कोई ऑप्शन सामने आता है, अब टर्की का वीज़ा अप्रूवल अच्छा इसलिए है कि आपको पता है कि टर्की की पूरी इकॉनमी वो बेस्ड करती है टूरिज़्म पे। और जब से ये आया सोफिया वाला मामला हुआ है उसके बाद यूरोप और दीगर कंट्री के जो टूरिस्ट हैं वहाँ से ट्रैवलिंग अभी वैसी महदूद है। अभी वो उन्होंने थोड़ा सा और टर्की से डिस्टेंस कर लिया है। तो अब जो ये एशियन लोग हैं यानी पाकिस्तानी, इंडियंस या बांग्लादेशी या नेपाल, इन इन जगहों के जो लोग हैं इनके लिए ऑप्शन मज़ीद खुला है। चाइना से आपको पता है कि एक पॉलिसी के तहत ही जो भी कंट्री अब वीज़ा ओपन करेगी वो उसको देगी। तो लिहाजा ऑप्शन ये बहुत अच्छा है। अगर आप टर्की का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ जो बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ जिनका आप ख्याल रखें। सबसे पहली बात कि आपको पता होना चाहिए कि टर्की के वीज़ा के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसकी आप एक चेकलिस्ट बना लें। अगर आपके पास वो चेकलिस्ट नहीं है तो आप मुझे ईमेल करें या हमारे फेसबुक पेज पे आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको उन डॉक्यूमेंट्स की एक चेकलिस्ट दे दूंगा। चेकलिस्ट क्या होती है? होती ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें एक पेज होता है, उसमें उसका इंदराज होता है। आप जब अपनी फ़ाइल तैयार करते हैं आप उस पर टिक कर लेते हैं कि आया कि पासपोर्ट की कॉपी आपने लगाई या नहीं लगाई, आपने एफआरसी यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो लगाया या नहीं लगाया। पोलियो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। उसके अलावा जो आप हेल्थ इंश्योरेंस कराएं, जिस तरह शेंगन वीज़ा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है, इसी तरह जो टर्की का वीज़ा है इसके लिए भी आपको पता है ट्रैवल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस या जिसको हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं उसकी ज़रूरत होती है, जिसकी कवरेज 30,000 यूरो या 50,000 यूएस डॉलर होती है। आप ये मेक श्योर करें, अमूमन ये होता है कि आपका जो ट्रैवल एजेंट होता है जान पहचान वाला हो या ना हो, आप बस उसको कह देते हैं कि यार मेरी तुम बुकिंग भी डाल दो होटल की और मेरी ये तुम इंश्योरेंस भी करा दो। तो अमूमन चंद पैसे बचाने के लिए वो जेन्युइन बुकिंग नहीं डालते हैं। अब क्योंकि ट्रैवलिंग वगैरह में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, रूल्स काफ़ी सख्त हो गए, तो अब एम्बेसीज़ वेरीफाई करती हैं। अब पता ये चला कि आपकी वो 3,000 रुपये की जेन्युइन एक मेडिकल इंश्योरेंस बननी थी, ट्रैवल इंश्योरेंस, वो उसने ऐसे ही बना दी किसी के साथ सेटिंग करके, बाद में वो वेरीफाई हुई, जाली निकली, तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका केस रिफ्यूज़ हो जाएगा। ये अमूमन छोटी छोटी वजह होती हैं लोग जिनको नज़रअंदाज करते हैं। पोलियो सर्टिफिकेट का मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा पासपोर्ट की वैलिडिटी अमूमन कहा जाता है कि 6 माह, रिक्वायरमेंट भी यही है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वक्त अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ईद के बाद या आने वाले चंद महीनों में, तो आप कोशिश करें कि आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 माह से ज़्यादा हो, 8 माह हो, 1 साल हो या इससे ज़्यादा हो। इसकी वजह है क्योंकि अभी ट्रैवलिंग बहाल तो हो गई है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावटें आती हैं। तो हो सकता है फ़्लाइट वगैरह मिलने में आपको कोई इश्यूज़ का सामना करना पड़ सके। इसके अलावा अब जो एम्बेसीज़ वीज़ा दे रही हैं यकीनन वो उसकी वैलिडिटी ज़्यादा से ज़्यादा रख रही हैं, इसलिए जल्दबाजी ना करें। आने वाले 1-2 महीने में, 3 महीने में आप अपना प्लान करें और अपने आप को प्रॉपरली उसके लिए तैयार करें। इसके अलावा एक और अहम बात,
अमूमन लोग ये करते हैं कि होटल की बुकिंग भी वो ट्रैवल एजेंट से किसी से कह के करा लेते हैं। अब उसमें होता ये है, बाद ऐसे भी होते हैं लोग जो जेन्युइन आपको बुकिंग करके देते हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि आपने कितना बैंक स्टेटमेंट लगाया है, आपकी इनकम क्या है, और जो बंदा आपको होटल की बुकिंग करा के दे रहा है वो पर डे या पर नाइट जो भी उसके चार्जेस होते हैं वो कितना है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हुआ ये है कि मैंने शायद जर्मनी जाना था, अभी कुछ अरसे पहले की बात है, ये कोविड वगैरह से कुछ अरसा पहले की। तो मैंने अपना जो ट्रैवल एजेंट है उसको कहा कि यार आप बुकिंग कर दें, मेरी भी होटल की भी बुकिंग कर दें। तो वो होटल की बुकिंग कर देते हैं। अब जब मैंने उस बुकिंग को देखा, वो सिस्टम के थ्रू करते हैं, उसमें वो जो बुकिंग थी वो थी $90 पर नाइट। तो जब मैंने अपने जो मेरे बैंक स्टेटमेंट और मेरी इनकम थी, जब मैंने उसको मैच किया, अपने वीज़े की मैंने वैलिडिटी देखी, तो मैंने हिसाब ये लगाया कि मैंने अगर 15 दिन के लिए वहाँ रुकना है, और ये जिस हिसाब से ये मेरी बुकिंग हुई है होटल की, और मेरे आप फंड्स देखें तो वो तो आपस में मैच नहीं करते। अगर ये केस वीज़ा ऑफिसर के सामने जाएगा तो वो तो पहली फुर्सत में ही रिफ्यूज़ कर देगा, क्योंकि इससे साफ पता चल रहा है कि जो बुकिंग है वो जेन्युइन नहीं है। अगर जेन्युइन हो भी तो बंदे की इंटेंशन ठीक नहीं है, क्योंकि उसके जो मामलात हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं। ये बात याद रखिए कि वीज़ा ऑफिसर इन तमाम जो बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बताएं, इनको वो चेक करते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका ब्लैंक पासपोर्ट भी होता है, लेकिन उनका केस क्लियर होता है, उनको वीज़ा मिल जाता है, चाहे वो टर्की का वीज़ा हो या किसी शेंगन कंट्री का वीज़ा हो। और आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री भी होती है, जिनके फाइनेंसिस भी ठीक होते हैं, पैसे वगैरह ये वो ठीक होते हैं, बैंक स्टेटमेंट ठीक होता है, लेकिन उसके बावजूद किसी आम सी कंट्री से भी उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो दोस्तों उसकी वजह यह है, आप कभी भी कहीं का भी वीज़ा अप्लाई करें, ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं बुनियादी बातें, इनका ख्याल आप ज़रूर रखें। तुर्की के हवाले से आपको पता है एक रुझान है डिंकी का, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि टर्की का वीज़ा लेना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप टर्की जाके सेटल होना चाहते हैं तो वो आपकी एफ़र्ट्स के ऊपर मुनहसर है, वो भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको वे पता है आपने किस तरह वहाँ रुकना है, 1 साल का आपके लिए लॉन्ग टर्म वीज़ा या टीआरसी टर्की की मिल जाती है। उस हवाले से मैं तफसील से इससे पहले 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप टर्की जाने का इरादा रखते हैं तो आप हमारी वो वीडियोस ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है इस हवाले से, तो आप हमें, हमारा जो फेसबुक का पेज है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप इसी ईमेल एड्रेस से आप हमें सर्च कर लें पिक्सट्यूब लिख के फेसबुक पे, वहाँ आप हमें वॉइस मैसेज कर दें या टेक्स्ट मैसेज कर दें, किसी भी तरह जो भी आपका सवाल होगा हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का तसल्ली बख्श आपको जवाब दें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल पिक्सट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।